बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके एबीएसटी पेपर फर्स्ट में इनकम टैक्स का पेपर अपना चल रहा है और उसमें आज का जो नया टॉपिक है वो है हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो हानियों की पूर्ति और आगे ले जाना, इससे संबंधित आयकर में क्या प्रावधान बनाए गए हैं, इसकी व्याख्या मैं आज आपके साथ करना चाहूँगा। विद्यार्थियों, आपको पता है कि किसी करदाता के अगर कोई इनकम होती है तो उस टैक्सेबल इनकम पर उसको आयकर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। अब बात आती है कि भाई किसी जो व्यापारी है, कोई करदाता है, उसके इनकम की बजाय उसके लॉस आ रहा है, तो क्या करें? लॉस आएगा तो क्या होगा? तो इसके लिए आयकर में प्रावधान बनाए गए हैं कि अगर किसी करदाता के कोई लॉस है इनकम की जगह, तो उसको मौका दिया जाता है कि भविष्य में आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में अगर उसको कोई टैक्सेबल इनकम होगी तो उस टैक्सेबल इनकम में से जो हानि है उसकी पूर्ति की जा सकती है। या ऐसा भी होता है कि इस वर्ष आपके लॉस है, कोई इनकम नहीं है, तो उस हानियों को आप आगे ले जा सकते हैं। या ये होता है कि जैसे इस वर्ष आपके किसी शीर्षक में हानि है, किसी शीर्षक में आपके आय है, तो एक शीर्षक की हानि को दूसरे शीर्षक की हानि से किस तरह से पूर्ति की जा सकती है, एडजस्टमेंट हो जाता है, टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। अब इसके क्या है कि आयकर में नियम बने हुए हैं कि कौन सी हानि की पूर्ति किस प्रकार आप किस शीर्षक से कर सकते हैं, उसी शीर्षक से कर सकते हैं या उस शीर्षक के अलावा अन्य शीर्षक से उस हानि की पूर्ति कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना, इसके संबंधित जो आयकर के प्रावधान हैं उनको बारीकी से आपको उनका अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत से प्रतिबंध लगाए गए हैं कि फलाना फलाना जो हानि है उसको वहां से पूर्ति नहीं कर सकते, या इस शीर्षक से पूर्ति नहीं कर सकते, या इसकी पूर्ति यहाँ से हो सकती है, वहां से नहीं हो सकती है। तो हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाने का अर्थ क्या हुआ कि अभी जो अपना फाइनेंशियल जो अपना प्रीवियस ईयर चल रहा है 2019-20, उसमें अगर किसी शीर्षक में किसी हेड में कोई हानि है तो उसकी पूर्ति उसी फाइनेंशियल ईयर में किसी अन्य शीर्षक से पूर्ति कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं? और अगर उसकी करंट फाइनेंशियल ईयर में नुकसान की हानि की पूर्ति नहीं हो पाती है तो फिर उसको अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कितने सालों के लिए किसी हानि को आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके भी नियम बने हुए हैं कि अगर चालू गत वर्ष में हानि की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसको कितने सालों के लिए आगे आने वाले गत वर्ष के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना से संबंधित क्या प्रावधान है, क्या नियम बने हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा, एक जो अपना ये एबीएसटी फर्स्ट का जो पेपर है आयकर का, इसमें एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि डीम्ड इनकम का जिक्र किया था, मानी गई आयों का, तो वो थ्योरेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से इसमें हानियों की पूर्ति आगे ले जाना, इसके आयकर में क्या प्रावधान बने हुए हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाने से संबंधित भारतीय आयकर अधिनियम में क्या प्रावधान है, उनकी व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको मैं जो ये नियम बताऊं,
इस नियम का आप नोट बनाएं और इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार करें, ताकि कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो ऐसे मामले में हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाने से संबंधित ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप भली भांति परीक्षा में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाने से संबंधित जो प्रावधान है, उसमें क्या क्या खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो यह है कि अपने ही शीर्षक में अन्य स्रोत या साधन की आय से पूर्ति। पहला हेडिंग ये है कि अपने ही शीर्षक में अन्य स्रोत या साधन की आय से पूर्ति। अब इसमें क्या है कि दीर्घ निम्न हानियों को छोड़कर अन्य हानियां अपने ही शीर्षक की अन्य आय से पूरी हो सकती हैं। यानी कि ये जो नीचे बाद में मैं कुछ आपको हानियां बताऊंगा, ये तो अपवाद हैं, लेकिन इन हानियों को छोड़कर अन्य हानियां अपने ही शीर्षक की अन्य आय से पूरी हो सकती हैं। यानी कि उसी हेड की एक लॉस दूसरी आय से उसकी पूर्ति की जा सकती है, परंतु किसकी नहीं की जा सकती, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या नियम है कि दीर्घकालीन पूंजी हानि केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही पूरी हो सकती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही उसका सेट ऑफ पूर्ति हो सकती है, अन्य किसी साधन से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। सट्टे व्यापार की हानि केवल सट्टे व्यापार के लाभों से ही पूरी हो सकती है। सट्टे के व्यापार की अगर हानि है तो सट्टे के लाभों से उसकी पूर्ति हो सकती है। ये एक सख्त स्ट्रिक्ट रूल बना हुआ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल से पूर्ति होगी, सट्टे के व्यापार की हानि सट्टे के लाभों से ही होगी। इस चीज का ध्यान रखना है। अन्य मतलब जो सोर्स है उससे उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। धारा 35 एडी में वर्णित निर्दिष्ट व्यवसाय की हानि केवल निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभों से पूरी हो सकती है। दौड़ के घोड़ों की हानियां दौड़ के घोड़ों के लाभ से ही पूरी हो सकती है। घुड़दौड़ के लिए कई व्यक्ति घोड़े रखते हैं, तो घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने से अगर किसी करदाता को नुकसान होता है तो घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने के व्यापार से कोई आय होगी तो उसकी हानि उस आय से पूर्ति हो सकती है। अन्य जो शीर्षक है, अन्य जो स्रोत है उसी हेड का, उससे उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो अभी ये जो पहला नियम है ये मैंने आपको बताया कि खुद के शीर्षक में अपने ही शीर्षक में अन्य स्रोत या साधन की आय से पूर्ति होना। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में एक मकान से नुकसान है, दूसरे मकान से फायदा है, तो एडजस्टमेंट हो सकता है आपस में, ठीक है। व्यापार में भी एक बिजनेस में प्रॉफिट है, एक में लॉस है, तो आपस में एडजस्टमेंट हो सकता है। लेकिन आपको करना क्या है कि ये जो अपवाद बताए हैं इसका ध्यान रखना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल से पूर्ति होगी और सट्टे के व्यापार की हानि सट्टे के लाभ से होगी। घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने की हानि घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने के व्यापार से लाभ से ही होगी। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपवाद का। और इसी में कंटिन्यूएशन में क्या है कि लॉटरी वर्ग पहली जुआ शर्त आदि की हानि किसी भी आय से पूर्ति नहीं की जा सकती। ये आप कैजुअल इनकम का है, आकस्मिक आय का, कि अगर आपको आकस्मिक आय जैसे लॉटरी है, वर्ग पहेली है, जुआ शर्त आदि की हानि किसी भी आय से पूर्ति नहीं हो सकती। ये नियम आप विशेषकर ध्यान रख लें, ठीक है। फिर करमुक्त साधन से होने वाली हानि किसी भी कर योग्य आय से पूरी नहीं हो सकती। यानी जो इनकम एग्जेम्प्टेड हेड है, जो करमुक्त साधन है, उससे अगर में कोई हानि होती है तो अन्य आय से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि भारत में जो कृषि आय है वो करमुक्त है। अब मान लो सरसों के खेत में आपके जो सरसों की फसल थी वो 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ओले पड़ गए, ओले पड़ के सारी फसल खराब हो गई, तो वो 2 लाख रुपए की जो इनकम है, लॉस सॉरी, उसको आप अन्य साधनों से, अन्य कोई टैक्सेबल इनकम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तो क्या है, भारतवर्ष में एग्जेम्प्टेड है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर अंशों, प्रतिभूतियों एवं यूनिटों के विक्रय से हानि, इसकी भी किसी शीर्षक से पूर्ति नहीं हो सकती, ठीक है। अब बात आती है, अभी तक तो जो बात थी वो उसी हेड में, उसी शीर्षक में
एक स्रोत से दूसरे स्रोत की हानि की पूर्ति करने का नियम। अब दूसरा क्या है, एक शीर्षक की हानि की दूसरे शीर्षक की आय से पूर्ति। एक जो हेड है उसकी हानि को दूसरे हेड सोर्स, जैसे 5 हेड है ना आपके, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉफिशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये हेड्स हैं। तो एक हेड की हानि दूसरे हेड के शीर्षक से पूर्ति हो सकती है या नहीं हो सकती, ये मैं नियम आपको बताने जा रहा हूं। तो इसमें निम्न हानियों को छोड़कर एक शीर्षक की हानि दूसरे शीर्षक की आय से पूरी हो सकती है। अब जो एक नंबर पॉइंट में जो बातें बताई थी, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और जो सट्टे के व्यापार की हानि सट्टे के लाभ से, घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने की हानि घुड़दौड़ के घोड़े रखने से आय से। यानी इससे पहले जो मैंने आपको अपवाद बताए हैं उन अपवादों का यहाँ भी लागू है कि एक शीर्षक की हानि की दूसरे शीर्षक की आय से पूर्ति निम्न हानियों को छोड़कर एक शीर्षक की हानि दूसरे शीर्षक की आय से पूरी हो सकती है, जिसमें एक तो ये पहले वाले पॉइंट के अपवाद जो मैंने आपको बताए वो केवल लागू हो जाएंगे, और दूसरा क्या है, पूंजी लाभ शीर्षक की हानि अन्य किसी शीर्षक की आय से पूरी नहीं हो सकती। यानी कि जो कैपिटल गेन हेड है उसकी हानि दूसरे हेड्स की इनकम से पूरी नहीं हो सकती, सेट ऑफ नहीं हो सकती। व्यापार अथवा पैसे की हानि की पूर्ति वेतन शीर्षक की आय से नहीं की जा सकती। लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। मकान संपत्ति से हानि की पूर्ति आय के अन्य किसी भी शीर्षक से किसी भी कर निर्धारण वर्ष में 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती। ये नियम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब एक हेड से दूसरे हेड की हानि की पूर्ति करोगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि मकान संपत्ति से हानि की पूर्ति आय के अन्य किसी भी शीर्षक से किसी भी कर निर्धारण वर्ष में 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती। 2 लाख रुपए की लिमिट है, हो तो सकती है लेकिन 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती। अब बात आती है कि अभी मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, एक तो उसी शीर्षक में एक स्रोत से दूसरे स्रोत की हानि की पूर्ति करना कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते, अपवाद का ध्यान रखना। एक है एक शीर्षक की हानि दूसरे शीर्षक की आय से पूर्ति कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये नियम आपको ध्यान रखना। इसमें भी जो अपवाद बताए गए इन हानियों को छोड़ के उसका आपको ध्यान रखना। अब तीसरी बात आती है हानियों को आगे ले जाना और पूर्ति करना। अगर कोई हानि की पूर्ति किसी पार्टिकुलर गत वर्ष में नहीं हो पाती है तो उसको आगे ले जाने के क्या नियम है, कैरी फॉरवर्ड करने के कितने क्या नियम और कितने सालों तक ले जा सकते हैं और पूर्ति का तरीका क्या होगा। तो जैसे व्यापार तथा पैसे शीर्षक की हानियां हैं उसका पूर्ति का तरीका व्यापार सामान्य एवं सट्टे अथवा पैसे की आय से अगले 8 वर्षों तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सट्टे व्यापार की हानियां सट्टे व्यापार के लाभों से पूर्ति हो सकती है भविष्य में अगले 4 वर्षों में, 4 वर्ष तक इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। धारा 35 में उल्लेखित व्यवसाय की हानि केवल उल्लेखित व्यवसाय के लाभों से कोई समय नहीं आगे ले जाने की। अल्पकालीन पूंजी हानियां सभी पूंजी लाभों से अल्प एवं दीर्घ दोनों से हो सकती है, अगले 8 वर्षों तक हो सकती है। दीर्घकालीन पूंजी हानियां केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से अगले 8 वर्षों तक हो सकती है। मकान संपत्ति की हानि मकान संपत्ति की आय से 2 लाख रुपए तक हानि अगले 8 वर्षों तक कैरी फॉरवर्ड करके इसकी पूर्ति की जा सकती है। घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने की हानि घुड़दौड़ के घोड़े रखने की आय से हो सकती है और इसमें अगले 4 वर्षों तक इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। 4 वर्ष में अगर इसकी पूर्ति नहीं हो पाती फिर आगे इसको पूर्ति नहीं होगी, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और फिर उसके बाद फर्म की हानि फर्म स्वयं पूरा करेगी नियम अनुसार, और अशोधित ह्रास सभी प्रकार की आय से कोई समय सीमा नहीं है। अनअब्जॉर्ब्ड जो डेप्रिसिएशन होता है अशोधित ह्रास कि जिसको अपन गत वर्ष में घटा नहीं सके पूरा तो वो अगले वर्षों की आय में से घटाया जा सकता है। इसको कैरी फॉरवर्ड करने का कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। अब कुछ विशेष टिप्पणी में कुछ विशेष बातें मैं आपको बता रहा हूं, उसको भी आपको ध्यान रखना है कि कर निर्धारण वर्ष 2001 से बंद हुए व्यापार की हानि की पूर्ति भी हानि के वर्ष से निर्धारित 8 या 4 वर्षों तक की जा सकेगी। कर निर्धारण वर्ष 1999, 2000 या इसके पश्चात मकान संपत्ति की हानि को आगे लाया जा सकता है। लॉटरी वर्ग पहली जुआ आदि की आय से किसी भी हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती, ये आप बात दिमाग में बिठा लो। कैजुअल इनकम की जो हेड है आकस्मिक आय से संबंधित अगर कोई हानि है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती।
अशोधित ह्रास अगले कर निर्धारण वर्षों में व्यापार अथवा पैसे के शीर्षक में आय नहीं होने पर अन्य किसी भी शीर्षक की आय केवल वेतन शीर्षक की आय को छोड़कर से वसूल किया जा सकता है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। और कर निर्धारण वर्ष 2001, 2002 या इसके पश्चात बंद हुए व्यापार के अशोधित ह्रास को भी वसूला जा सकता है। तो ये हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाने से संबंधित जो मैंने आपको प्रावधान बताए हैं, ये प्रावधान आप भली भांति अच्छी तरह से याद कर लें और परीक्षा में अगर हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाने संबंधित आगे क्या प्रावधान है, तो इन बातों का अगर आप जिक्र करते हो, व्याख्या करते हो, तो इसमें आपके अच्छे अंक आने की संभावना रहेगी। तो ये अपना आज का जो टॉपिक था वो था हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाने से संबंधित आयकर के क्या प्रावधान है, और बाकी इसकी डिटेल जो है वो आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें अच्छी तरह से और पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।